पहले वीडियो में मैंने आपको अपक्षय समझाया था, तो अपक्षय का थोड़ा पोर्शन रह गया था। यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार ज्योग्राफी में जो पार्ट हैं उसके हिसाब से मैं रोज़ाना चलता हूँ, कोई भी उसका अंग छूटने ना पाए। तो ये अपक्षय का महत्व एवं प्रभाव पहले वीडियो में बताना रह गया था, उसके संबंध में सुनिए। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वत में तोड़फोड़ हुई, तोड़फोड़ को अपक्षय कहते हैं। ये तोड़फोड़ होने से जब शैलें टूटती हैं तो पहले कुछ बड़े टुकड़े टूटते हैं, कुछ छोटे टुकड़े टूटते हैं, कुछ और बारीक टूटते हैं। इस तरह से अनेक तरह के टूटते, फिर टुकड़ों से टुकड़े टकराते हैं और बारीक हो जाते हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से अगर अपक्षय प्रक्रिया ना होती तो मिट्टी का निर्माण तो बिल्कुल होता ही नहीं, और पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के धरातलीय स्वरूप बनते हैं, वो भी तोड़फोड़ के कारण बनते हैं। अगर तोड़फोड़ ना होती, अपक्षय ना होता, तो पृथ्वी जैसी की तैसी रहती। तो ये जो अपक्षय है इसका होना अति आवश्यक है। बिना अपक्षय के जीव जंतु या वनस्पति का इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होना या उसकी प्रक्रिया आगे चलना लगभग असंभव जैसा है। तो मैंने आपको ये अपक्षय के महत्व के विषय में थोड़ा परिचय दिया। अब सुनिए, ये जो अपक्षय है इसके बाद में दूसरा होता है अपर्दन। या निक्षेपण। अब ये बात समझना जरूरी है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय हुआ, अपक्षय होने के बाद में जो मलबा टूटा, वो मलबा किन्हीं कारणों से वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाकर जमा हो जाता है। जहाँ कहीं जमा होता है उसे अपर्दन या निक्षेपण कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में, अपक्षय और अपर्दन के बीच में कोई प्रक्रिया चलती है दोनों के मध्य। ये मलबा अपने आप वहां थोड़ा ही पहुंच जाता है, किन्हीं कारणों से अपक्षय के द्वारा तोड़फोड़ किया गया मलबा अपर्दन के स्थान पर जब पहुंच जाता है, वहां जमा हो जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। लेकिन बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, ये मलबा किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ढोया जाता है, यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये जो पहुँचाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं संचलन। यहाँ से मलबा संचलन द्वारा दूसरे स्थान पर पहुँच गया। ये पहला स्थान है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है बीच में ढुलाई की प्रक्रिया, इसे कहते हैं संचलन। ये संचलन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, बृहद संचलन। बृहद संचलन के नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट। जब मलबे का बहुत बड़ा मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं बृहद संचलन।
ये जैसे मानो ये पर्वत है, पर्वत में मानो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई और पर्वत का एक भाग बीच में ये तोड़ फोड़ होने से एक भाग टूट करके नीचे गिरा। जब ये भाग टूटकर नीचे गिरता है तो और ये आपस में टकराता है और छोटे बड़े टुकड़े इसके हो जाते हैं। तो दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति पर्वत की इस तरह की हो जाती है। अब पहले यहाँ से मानो कोई जल प्रवाह, कोई नदी पहली स्थिति में पर्वत के शिखर से ऐसे जब चलती थी उसका कुछ कम ढाल था, लेकिन दूसरी स्थिति में जब इसका एक भाग टूट कर आगे चला गया तो इसकी जो आकृति है वो ऐसी हो गई और पानी का तीव्र ढाल बन गया। ये कुछ मंद ढाल था और ये तीव्र ढाल बन गया। तो पानी का वेग और तेज हो गया। जब यहां से ये मलबा टूटा, टूटने के बाद ये मलबा इसकी पर्वत के पैरों के पास इस तरह से इकट्ठा हुआ मलबा। जब यहाँ से पानी तीव्र गति में, तीव्र ढाल है तो पानी तीव्र गति में जब ऐसे चलता है तो रास्ते में पड़ने वाली ये जो मलबे के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को भी थोड़ा आगे ढकेलता है। ये यहाँ पर्वत है और ये यहाँ पर मैदान है। तो ये जो मलबे के टुकड़े हैं, इन मलबे के टुकड़ों को पानी जब तीव्र गति से इनके ऊपर गिरता है तो इन्हें कुछ आगे लुढ़का देता है और ये मलबे के टुकड़े आगे फिर तक फैल जाते हैं। इस तरह से ये बृहद संचलन का उदाहरण है। बड़े बड़े शिलाखंड, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में भूमि के टुकड़े आगे बढ़ते हैं, वो बृहद संचलन होता है। यहाँ ये अपक्षय हुआ, यहाँ पर ये अपर्दन हो गया। और इनमें जो बारीक कण होते हैं वो पानी के साथ में और आगे बढ़ जाते हैं और वो आगे जमा हो जाते हैं। पहले मोटे कण जमा होते हैं, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, इस तरह से ये जो टूटे हुए कण हैं ये आगे चलते रहते हैं और ये अपर्दन का कार्य होता है। इसे कहते हैं बृहद अपर्दन, बृहद संचलन। दूसरा होता है मंद संचलन। ये मंद संचलन जब धरातल के कण धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में आगे खिसकते हैं उसे मंद संचलन कहते हैं। जैसे जहाँ कहीं हिम नदियाँ होती हैं, यहाँ बीच में हिम नदी चल रही है, तो ये बर्फ धीरे धीरे आगे खिसकता है। जैसे जैसे आगे खिसकता है आसपास के सैलों को धीरे धीरे खरोंचता चला जाता है। इसी तरह यदि कठोर सैलों में होकर, मानो ये पर्वत है
लेकिन इसकी जो सेल हैं वो कठोर सेल हैं, और यहाँ से कोई नदी या पानी इस तरह चलता है तो नदी इन कठोर सेलों को अपने पानी में ज़्यादा नहीं घोल पाती, धीरे 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 इन कठोर सेलों को खरोंचती रहती है, मंद गति से खरोंचती रहती है। तो ये जो मंद संचलन है इसका प्रभाव बहुत लंबे समय में दिखाई देता है, कम समय में इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में मलबा आगे बढ़ता है। तीसरा होता है तीव्र संचलन। अब ये बृहद संचलन है, ये तीव्र संचलन है। बृहद संचलन का मतलब है भारी मात्रा में संचलन, और तीव्र का मतलब है तेज गति से संचलन। जब ज़्यादा तीव्र ढाल से होते हुए कोई पानी का वेग आगे चलता है, ये तीव्र ढाल है, नदी आगे जब बढ़ती है तो जो भी मलबा अपने साथ ले जाती है उसे तेज गति से आगे ले जाती है। आगे जाकर जहाँ कहीं उसका वेग धीमा पड़ता है वहाँ पर उसे अपर्दन कर देती है या निक्षेपण कर देती है। इस तरह से अपक्षय और अपर्दन के बीच की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाई। अब इन दोनों के बीच में एक चीज और रह गई, उसे कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन से तात्पर्य है भूमि का टूट जाना, लेकिन अपक्षय और अपर्दन से ये मेल नहीं खाता। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनके कारण या भारी तापमान या कम तापमान के प्रभाव से जब धरातल में तोड़फोड़ हो जाती है उसे भूस्खलन कहते हैं। अब इन सब चीज के प्रभाव से एक नई वस्तु बनती है जिसे कहते हैं मृदा या मिट्टी। यदि अपक्षय और अपर्दन ना होता तो संभवतः मिट्टी का निर्माण भी ना होता, और इस पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु या वनस्पति के लिए मिट्टी का होना अति आवश्यक है। सभी लोग बिना पढ़े भी समझते हैं कि जो भी कोई प्रक्रिया जीव जंतुओं के रहन सहन से संबंधित है वो सब मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी ना होती तो शायद पृथ्वी के ऊपर जीवधारी या वनस्पति बिल्कुल भी ना होते। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। जैसे अपक्षय के कारण सेलें टूटी, उन सेलों में वनस्पति और जीव जंतु, सेलों के जो बारीक कण हो जाते हैं उनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले भाग उनमें मिश्रित हो जाते हैं, और तीनों के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। इसके अलावा जलवायु और कुछ जैविक कारण भी
मिट्टी के निर्माण में सहायक हैं। एक छोटा सा मैंने आपको मिट्टी का एक परिभाषा जैसी बताई कि सेल वनस्पति और जीव जंतुओं के चूर्ण के मिश्रण को मृदा या मिट्टी कहते हैं, क्योंकि सेलों का जो चूर्ण होता है उसमें जब तक ह्यूमस नहीं मिक्स होगा तब तक मृदा नहीं बनेगी। ह्यूमस वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले भाग से बनती है, और वो जब सेलों के चूर्ण में मिल जाती है तो उसमें उपजाऊपन पैदा हो जाता है, जब उसे मिट्टी कहा जाता है। अब सुनिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया। जब सेलें टूटती हैं, बड़े टुकड़ों में टूटी, कुछ छोटे टुकड़ों में टूटी, इस तरह कुछ और छोटे टुकड़े हुए, उनमें हवा या पानी के माध्यम से कहीं दूर से वनस्पति के बीज पहुंच गए। वो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे, काई, पानी में जैसे काई जमती है उनसे संबंधित बहुत छोटे छोटे कीटाणु वो पैदा हो जाते हैं, और वो फिर सड़ने गलने लगते हैं। उसके बाद उनमें बड़ी वनस्पतियों के बीज पहुंच जाते हैं, तो वो उसमें उगाते हैं, और इस तरह बड़ी वनस्पति पैदा होती है। फिर जीव जंतु और बड़े स्तर के पैदा हो जाते हैं। इस तरह से फिर उनकी मृत्यु होती है, और वो उस सेलों के जो चूर्ण हैं उनमें मिक्स हो जाते हैं, और मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण हो जाता है। अब मृदा का निर्माण होने में कुछ तत्व सहायक हैं, वो जरा समझिए। जैसे पहला तत्व है सेल। यदि किसी स्थान की जो सेल हैं वो नरम प्रवृत्ति की हैं, और उनके अंदर वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले भाग मिक्स किए जाएं, तो उससे अच्छी मिट्टी का निर्माण होता है। यदि वो सेल कठोर प्रवृत्ति की हैं, तो वो सेल सड़े गले जो वनस्पति और जीव जंतुओं के अंश हैं उनको अपने अंदर आसानी से नहीं समायोजित करती, जिससे अच्छी मिट्टी का निर्माण नहीं होता। बल्कि जब कभी वर्षा होती है तो वो कठोर सेलें जो ह्यूमस के तत्व हैं उनको बड़ी आसानी से पानी के साथ घुलकर आगे जाने के लिए छोड़ देती है, जिससे अच्छी मिट्टी का निर्माण नहीं होता। तो जहाँ की जैसी सेल होती हैं उसी के अनुसार वहाँ अच्छी मृदा या बुरी मृदा का निर्माण होता है। दूसरा है स्थलाकृति। स्थलाकृति का भी मृदा के निर्माण में विशेष महत्व है। जैसे यदि कहीं की स्थलाकृति पठारी है, वहाँ पर वनस्पति या जीव जंतुओं के सड़े गले भाग यदि पहुँच भी जाते हैं तो वो ऐसे ही पड़े सूखते रहते हैं, वहाँ पर अच्छी मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। यदि वो स्थलाकृति ढालू है तब भी जो वनस्पति जीव जंतुओं के सड़े गले भाग हैं वो सेलों के अंदर मिक्स नहीं हो पाते, जिससे अच्छी मृदा का निर्माण नहीं होता। अगर स्थलाकृति समतल है और कुछ नरम सेलों से बनी है, वहाँ पर जब वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले भाग उनमें मिक्स होते हैं तो वहाँ पर उत्तम किस्म की मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरा कारण है जलवायु। ये जो जलवायु शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल जमा वायु। और ये दोनों चीजें एक तीसरी
बात से प्रभावित होती हैं, जिसे कहते हैं ताप। ताप के प्रभाव में आकर ये जल वाष्प बन जाता है, और इसी तरह ताप के प्रभाव में आकर ये वायु हल्की हो जाती है। कम ताप में वायु भारी हो जाती है और अधिक ताप में वायु भारी हो जाती है। इसी तरह जल ज़्यादा ताप में वाष्प बनकर ऊपर को उड़ जाता है और कम ताप में वाष्प बनकर ऊपर को नहीं उड़ता। तो इन तीनों के प्रभाव से होती है वर्षा। यदि किसी स्थान पर वर्षा खूब होती है तो वहाँ पर मिट्टी का निर्माण भी अच्छा होता है। यदि वो स्थान शुष्क होता है तो वहाँ की जो सेलें हैं वो बिखर जाती हैं और अच्छी मिट्टी का निर्माण नहीं होता। तो जलवायु का मृदा निर्माण में विशेष महत्व है। बिना जलवायु के अच्छी मृदा का निर्माण नहीं हो सकता। और चौथा कारण है जैविक। ये जैविक जैसे कोई जीव जंतु या वनस्पति है और वो मृत्यु के उपरांत में धरातल पर पड़ी रहती है, उस स्थिति में बैक्टीरिया, दीमक ऐसे तत्व उनको खाते रहते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी बनाते रहते हैं। पृथ्वी की अपनी ऐसी प्रक्रिया है कि पृथ्वी के ऊपर कहीं कितना ही सड़ा गला पदार्थ डाला जाए, कहीं कुछ भी डाला जाए, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे उस सड़े गले पदार्थ को अपने में समाहित कर लेती है और फिर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो जैविक कारण भी मिट्टी निर्माण में विशेष हैं। जैसे कुछ बिल खोदने वाले जीव होते हैं, वो नीचे से मिट्टी को खोद कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर से वो मिट्टी किन्हीं कारणों से अलग हटकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये जो जैविक कारण है, ये मुख्य कारण है मिट्टी के निर्माण में। जैसे केंचुआ है, वो सेलों को चाटता है और मिट्टी निकालता है। इसी तरह दीमक है, कैसी कठोर लकड़ी है, कुछ भी है, उसको खाती है और उसकी मिट्टी बना देती है। इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। और पांचवा कारण है समय या काल। जब ये समय भी महत्व रखता है मिट्टी के निर्माण में। जैसे मानो कहीं थोड़ी मात्रा में मिट्टी का निर्माण हुआ और कम समय में उसको वहाँ से उठा लिया गया, तो वो मिट्टी बन ही नहीं पाती। इस धरातल के ऊपर जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसका निर्माण होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है। धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब जैसे तीव्र ढाल वाली कोई स्थान है तो वहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में मिट्टी चिपक पाती है, और जहाँ मंद ढाल होता है वहाँ पर जो सेलों के बारीक बारीक कण हैं वो ज़्यादा मात्रा में जम जाते हैं, और जो और गहरे होते हैं स्थान, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिट्टी जमा हो जाती है। जैसे कि गंगा ने सुंदरवन नाम का अपना डेल्टा बनाया है। समुद्र में बहुत सारा मलबा लाखों वर्षों से गंगा नदी उसमें डाल रही है, जिससे धीरे धीरे बहुत बड़े भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे सुंदरवन कहते हैं। इस तरह से मैंने ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरा करवाया। अब अगला चैप्टर यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार
अगली जो वीडियो बनाई जाएगी वो उसके अनुसार आगे चलेगी।